हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं सूरज अमीरो सेठ स्वागत करता हूं आपका। और आज हम दमदार जोशीले अंदाज में केमिस्ट्री का जो चैप्टर 7 है सॉल्यूशन, उसको सीखेंगे। ना केवल हम सीखेंगे बल्कि बहुत सारे सवालों के जवाब भी इसमें छुपे हुए हैं। जैसे ऊंचाई पर जाने पर प्रेशर और टेम्परेचर क्यों कम हो जाता है, जब हम समुद्र के नीचे जाते हैं तो हमें कौन सा गैस सिलेंडर लेके जाना चाहिए, और जब हम जो है कोको कोला, थम्सअप या कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो उस बोतल में से कैसे जो है गैस बाहर निकलता है और ग्लास में डालने पर बुलबुले क्यों आते हैं। ऐसे तमाम चीज़ों के हम सवाल इसमें सारे जवाब मिलेंगे आपको। साथ ही आप इस सॉल्यूशन वाले चैप्टर में बहुत सारे लॉ के बारे में सीखेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन सारे लॉ के आपके प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश करूं, ताकि आपको केवल एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट ना लगकर एक कंसेप्चुअल और प्रैक्टिकल तरीके से भी आप अंडरस्टैंड कर सको। सो आइए इसकी हम शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ जरूरी सूचना। कृपया ध्यान दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जितने भी अपडेट हो सकते हैं, जो अपडेट होते हैं चैनल पे, जो वीडियोज अपलोड होते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बेस्ट क्वालिटी के लिए 360p का इस्तेमाल करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। और ये जो पूरा चैनल है हमारा GCC क्लासेस पूरा डेडिकेटेड है NIOS के स्टूडेंट्स के लिए। रीजन क्या है कि अभी ऑफलाइन या ऑनलाइन इनके टीचर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी CBSE जो है रेगुलर वे में उनका क्लास चलता है, लेकिन इनका जो है NIOS का वो साल में 2 बार पेपर होता है और उसमें भी ये रेगुलर वे में नहीं है, जिस वजह से टीचर लोग इस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो पिछले 2-3 सालों से मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे, लेकिन अब आई डिसाइडेड, मेरे भाई ने कहा कि नो, अब काम करना है इस पर। सो हमने डिसीजन लिया कि नो, अब हम इसको पूरा सिलेबस करवाएंगे। केमिस्ट्री तो पूरी केमिस्ट्री करवाएंगे। तो आपको इस चैनल पे पूरी की पूरी सिलेबस अपडेट होती जाएगी, मिलती जाएगी। और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी, आप लोगों की डिमांड की, अगर आप कमेंट करते हैं कि सर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाइए, तो हम वो भी करवाएंगे। आपको लगता है किसी टॉपिक को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, नहीं समझ में आता, तो उसका अलग वीडियो हम आपके लिए लाएंगे। यानी टोटली समझिए, मैं आपका एक टीचर हूँ, एक ट्यूटर हूँ, और आपसे सीधा आप मुझसे पूछ सकते हैं या कोई भी चीज़ मुझे बता सकते हैं। तो आइए आज की चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन व्हाट? सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा। तो सॉल्यूशन जो होता है, चीनी को आप पानी में मिलाते हैं तो कैसा बनता है? शरबत। दैट इज ऑल्सो सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन कई तरीके के होते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी चीज़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में आने वाली वो चीज़ें जिनसे आप फंस सकते हैं। तो आइए उसको सबसे पहले समझते हैं। मैं आपको क्या बताने वाला हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है। क्या बताना चाहता हूं मैं? इक्विवेलेंट मास। क्योंकि अगर आप इक्विवेलेंट मास निकालना नहीं सीखेंगे तो आपको बहुत ही तकलीफ होगा और बहुत ही दिक्कत होगा। सो आइए सीखते हैं कि इक्विवेलेंट मास हम निकालते कैसे हैं। इक्विवेलेंट मास निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, हम यहां पर लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास, और नीचे जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं एन फैक्टर। ठीक है, क्या लिखते हैं? एन फैक्टर। चलिए एन फैक्टर को मैं सीधा एक्स से दिखा देता हूं, एक्स। ठीक है, एक्स लिख देता हूं या एन लिख देता हूं, एन लिख देता हूं मैं। चलिए एन से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एक्स क्या लिखूं मैं समझ में नहीं आ रहा। चलिए एन फैक्टर ही लिख देता हूं यार, एन फैक्टर है तो एन फैक्टर ही लिख देता हूं। ठीक है, तो एन फैक्टर है, यानी कि अगर हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? भाई ये किस चिड़िया का नाम है सर? इक्विवेलेंट किस चिड़िया का नाम है? तो वही तो बता रहा हूँ भाई कि इक्विवेलेंट मास होता क्या है। तो जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो तो आप जानते हो कैसे निकाला जाता है। तो जैसे मान के चलिए H2O का निकालना है मॉलिक्यूलर मास, तो हम जानते हैं H2O 2 हाइड्रोजन है, 2 ग्राम हो गया, 2 × 1 ग्राम। ऑक्सीजन हो गया 1 × 16 ग्राम, तो कितना आ गया? 18 ग्राम आ गया। तो इस तरीके से वी नो हाउ टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर मास के बारे में बेहतर तरीके से हमने सीखा है और जाना है। पर भैया ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है? तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आपको मॉलिक्यूलर मास के साथ साथ एन फैक्टर चाहिए। सो एन फैक्टर किस चिड़िया का नाम है? क्या होता है एन फैक्टर? अब एन फैक्टर क्या होता है? सो आइए एन फैक्टर समझते हैं। एन फैक्टर अलग अलग का अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं इस एन फैक्टर की बात करूं तो अगर मान के चलिए कोई एटम है, तो एटम के लिए जो एन फैक्टर होगा वो होगा इसकी वैलेंसी। क्या होगी? इसकी वैलेंसी होगी। अगर मैं एसिड की बात करूं तो एसिड का जो एन फैक्टर होगा वो होगा इसकी बेसिसिटी। क्या होगा? इसकी बेसिसिटी होगा। अगर मैं किसी बेस की बात करूं तो इसका जो एन फैक्टर होगा वो होगा इसकी एसिडिटी।
और अगर मैं किसी सॉल्ट की बात करूं, सॉल्ट के एन फैक्टर की बात करूं, तो ये जो होता है ये आप बोल सकते हो नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन, यानी पॉजिटिव वाले पे। सो आइए क्या करके ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझते हैं इसको कि एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। क्योंकि अभी आप इक्विवेलेंट मास निकालना सीख लेंगे ना, तो फिर आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने का। तो क्या दिक्कत है भाई, सीख लेते हैं अगर दिक्कत नहीं होने का तो देखो एटम का वैलेंसी कैसे निकाला जाता है ये आप बेहतर तरीके से जानते, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एटम के लिए वैलेंसी कैसे निकालते हैं। तो किसी भी एटम की वैलेंसी निकालने का सिंपल तरीका होता है कि आपको क्या पता होना चाहिए, उसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज करते हैं कोई एग्जांपल सोडियम, हम क्या लेते हैं, देखो मैं बहुत बेसिक ले रहा हूं, सोडियम लेता हूं मैं। तो अगर मैं सोडियम लेता हूं तो सोडियम का सिंबल होता है Na। नाइट्रियम, लैटिन नेम नाइट्रियम होता है, इसका क्या होता है, लैटिन नेम जो होता है वो होता है नाइट्रियम। तो नाइट्रियम की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, Na, अदरवाइज SO भी हो सकता था। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो होता है 11। कितना होता है, 11। जब इसको आप 11 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। जितना एटॉमिक नंबर होता है वही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। अगर ये सोडियम है तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 ही प्रोटॉन होंगे, इसकी वजह से ये न्यूट्रल है ये। तो अब जैसे हमें वैलेंसी पता करना है तो वैलेंसी क्या होता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो जो सोडियम, अगर सोडियम Na में लिखता हूँ, यह है 11 इलेक्ट्रॉन। तो 11 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब जब इसको आप ब्रेक करोगे, KLM में ब्रेक करोगे तो ऐसा ब्रेक होगा 2 8 1 ब्रेक होगा। यानी कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बिल्कुल मस्त है, खुश है। एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी मस्त है, खुश है। लेकिन जो सबसे आउटर मोस्ट सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑक्टेट रूल कहता है कि स्टेबिलिटी होने के लिए, स्टेबिलिटी होने के लिए कितना होना चाहिए, तो ऑक्टेट रूल कहता है स्टेबिलिटी होने के लिए होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो बेचारा ये ढूंढता है कि कोई मुझे 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, ये तो ढूंढेगा ये क्या ढूंढता है कि सबसे बाहरी सेल में मुझे कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। अगर इसका स्ट्रक्चर वाइज बनाओगे तो ऐसा बनेगा, ये N+P हो गया, ये हो गया K सेल, ये हो गया L सेल और ये हो गया M सेल। तो इसमें हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या डिजर्व करता है, ये चाहता है कि मुझे कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। लेकिन पूरी केमिस्ट्री में किसी की औकात नहीं है कि 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कोई किसी को दे दे। तो इसको कहाँ से 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो जब इसको 7 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा ना तो ये सोचेगा कि यार 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से पूरा का पूरा सरदर्द है, पूरा का पूरा सेल में घूम के भन मक्खी तरह दिमाग खराब कर रखा है। तो एक काम करते हैं, ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। यानी कि अपने आप को ये स्टेबल करने के लिए सोडियम क्या करता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ये देखो ये जो है स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है और बना देता है Na+। प्लस किसको बोलते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता तो उस पर उतना ही प्लस चार्ज देते हैं। डैट मीन यहां पर इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन का क्या किया, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन को हटाया है अपने यहां से, क्योंकि यहां पर ये क्या था 2 8 1 और यहां पर ये 2 8, ये है अनस्टेबल। ये अनस्टेबल और ये क्या है, ये स्टेबल है। तो अपनी स्टेबिलिटी को बनाने के लिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर से निकाल देता है तो इसी 1 इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, इसकी वैलेंसी कहते हैं। या अगर कोई मान के चलो क्लोरीन की बात करते हैं, मैं लिखता हूं क्लोरीन आता है 17 नंबर पे, 2 8 7, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है और लेने के बाद ये बनाता है Cl-, ऐसा बना देता है क्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन लेके Cl-। तो जितना इलेक्ट्रॉन कोई डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन कोई देता है, यूं बोले कि ऐसा हम बोल सकते हैं कि अगर आपको वैलेंसी पता करना है तो आप सिंपल ये पता करो कि कितना इलेक्ट्रॉन इन्होंने अपने यहाँ से किसी को दिया है या कितना इलेक्ट्रॉन इन्होंने अपने ऊपर लिया है। तो इन जो काउंटिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, उसी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। तो आप वैलेंसी सबकी बता सकते हो, बस आपको क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, अभी इसका केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है, आप जाके देखना, मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझाया है वैलेंसी कैसे निकाली जाती है। बाकी डिटेल वहां पर देखना है, मैं डिटेल नहीं बता पाऊंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे सोडियम का एन फैक्टर पता करना है तो सोडियम का एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लोरीन का एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि जिस एटम की जो वैलेंसी होती है ना वही उसकी क्या कहलाती है, वही क्या कहलाती है, एन फैक्टर कहलाती है। तो चलिए इसे मिटा देते हैं। तो ये पहला वाला टर्म हमें समझ में आ गया
कि एटम के लिए वैलेंसी ही निकाली जाती है n फैक्टर। सो अगर मुझे निकालना हो किसका, सोडियम का या किसी और का, मैं कुछ आपको जैसे बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन देता हूं यहां पर। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि आप इक्विवेलेंट मास बताइए, फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ द फॉलोइंग। देखो नंबर 1 मैं आपको दे दूं बनाने के लिए, से मैं दे दूं यहां पर, मान के चलो मैं यहां पर क्या दे दूं, मैं यहां पर दे दूं कार्बन दे दूं, कार्बन नहीं देता, कंफ्यूज जाओगे तुम। चलो एक काम करता हूं, मैग्नीशियम दे देता हूं, मैं मैग्नीशियम दे देता हूं, एल्युमिनियम दे देता हूं, ठीक, एल्युमिनियम दे देता हूं। तीसरा मैं आपको HCl दे रहा हूं। चौथा मैं आपको H2SO4 दे रहा हूं। पांचवा मैं आपको AlOH का होल थ्राइस दे रहा हूं। छठा मैं आपको दे रहा हूं CaOH का होल ट्वाइस दे रहा हूं। सातवां मैं आपको NaCl दे रहा हूं। आठवां ऐसा करके और भी चीज़ें हो सकती है जो मैं दे सकता हूं, जैसे कि CaCl2 दे देता हूं, ठीक, इस तरह से मैं दे देता हूं। इन सब का मुझे क्या करना है, इक्विवेलेंट मास पता करना है। सो अगर इन सब का इक्विवेलेंट मास पता करना है तो देखो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखो ये क्या है, ये देखो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम ये दोनों क्या है, एटम है। ये दोनों के दोनों क्या है, एटम है। HCl और H2SO4 ये क्या है, एसिड है। AlOH का होल ट्वाइस और ये क्या है, बेस है। ये क्या है, ये बेस है, हमारा बेस है ये। और ये जो मैंने लिया है NaCl और CaCl2 ये क्या है, सॉल्ट है। तो ये तीनों तरीके से वहां पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं या बता सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि यहां पर यदि मुझे मैग्नीशियम का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो मैग्नीशियम का एक एक करके निकालते हैं, पहले यहां पर सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन यहां पर करते हैं। तो अगर मैग्नीशियम का हम निकालते हैं तो क्या है, ये मैग्नीशियम का निकालने के लिए इक्विवेलेंट मास मोलेकुलर मास अपॉन n फैक्टर। तो अगर मैग्नीशियम का निकालूंगा नंबर 1, इसका इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम, इक्विवेलेंट मास ऑफ Mg मैग्नीशियम का निकालूंगा तो देखो ऊपर का मोलेकुलर मास है, यानी कि इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 24 होता है, और नीचे दिया n फैक्टर। तो n फैक्टर कितना हो जाएगा मैग्नीशियम का भाई, तो जो उसकी वैलेंसी होती है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2। अब पूछो 2 क्यों होती है, क्योंकि मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे। तो 12 नंबर का मतलब ये ब्रेक करेगा कैसा, 2 8 2। अब ये चाहेगा इधर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो भैया इसको 6 इलेक्ट्रॉन तो कोई देगा नहीं, इसलिए अपना ही ये 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, हटा देता है। तो जब आप अपने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ये हटा देता है, माइनस कर देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा बन जाता है, Mg2+ बन जाता है। और जितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर अपने बॉन्डिंग और स्टेबिलिटी करने के लिए जरूरत पड़ती है हटाने की या लाने की, वही तो इसकी वैलेंसी कहलाती है। यानी कि इक्विवेलेंट मास मैग्नीशियम कितना हो गया, 12 हो गया। इसी तरीके से अगर मैं मान के चलो एल्युमिनियम का करूँ, तो एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, आप निकालोगे 3 हो जाएगा। तो दूसरी चीज़ अगर मैं इक्विवेलेंट मास पता करूंगा एल्युमिनियम का, तो कितना हो जाएगा, एल्युमिनियम का ऊपर हो गया कितना, 27 ग्राम, है ना, 27 ग्राम होता है, और नीचे हो गया 3, यानी कितना हो गया 9, 9 × 27, 9 हो गया। ये इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना ये, क्योंकि ग्राम में तो ग्राम में ही रहेगा, ये इक्विवेलेंट मास हो गया ये। अच्छा तीसरा आप पता करते हैं कि एसिड का कैसे निकालते हैं। तो मैंने क्या बोला कि एसिड का अगर आपको पता करना है ना तो बेसिसिटी पता करो। बेसिसिटी का मतलब होता है H+, क्योंकि जितने भी एसिड होते हैं वो सारे के सारे H+ होते हैं, और जितने के जितने बेस होंगे उसमें कॉमन क्या होगा, OH- होगा। तो यानी कि अगर किसी एसिड में ये पता कर लो कि कितना H+ है तो वही उसकी काउंटिंग कर दोगे, तो वही उसका n फैक्टर कहलाएगा। जैसे बात करते हैं HCl की, तो HCl को अगर हम ब्रेक करेंगे ऐसे करके, तो HCl कैसा ब्रेक होगा, H+ Cl-, यानी यहाँ पर H+ की संख्या आप देखोगे बैलेंस करने के बाद, यहाँ देखो बैलेंस है ना, H और H, हाँ सारा बैलेंस, तो H+ और Cl-, यानी इसकी कितना n फैक्टर है, 1 n फैक्टर है। तो अगर यहाँ पर मैं निकालूंगा इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl तो कितना हो जाएगा, ऊपर है मोलेकुलर मास, तो अगर आप HCl का मोलेकुलर मास निकालोगे ना तो देखो ये होता है 1 ग्राम और ये होता है 35.5 ग्राम, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा,
36.5 ग्राम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, बोलो 36.5 ग्राम। और नीचे जो है हम क्या एन फैक्टर से डिवाइड करेंगे, एन फैक्टर कितना है 1 है, तो इसका आंसर क्या हो गया 36.5 ग्राम। ये इसका एन फैक्टर के साथ में इक्विवेलेंट मास हमने निकाल लिया। सो आगे हम बात करते हैं H2SO4। तो H2SO4 का क्या एन फैक्टर होगा जी? तो यदि H2SO4 का एन फैक्टर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा H2SO4, ये जब ब्रेक करेगा तो ऐसा ब्रेक करेगा H प्लस और SO4 2 माइनस। चलो इसके थोड़ा बैलेंस कर देते हैं, चूंकि विदाउट बैलेंसिंग, सावधान, बिना बैलेंस किए कभी भी कोई भी गिनती, संख्या, कैलकुलेशन मत करने लग जाना, ठीक है? तो बैलेंस करना जरूरी है। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 लगा देते हैं, बाकी बिल्कुल बिंदास है। यानी यहाँ पर कितना आ रहा है 2H प्लस आ रहा है, यानी H2SO4 का जो एन फैक्टर होगा वो कितना होगा 2 होगा। तो जब यहाँ पर हम निकालेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 तो बोलो क्या निकल जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा इसका मोलर मास। तो मोलर मास कैसे निकलेगा, ये है 2 हाइड्रोजन यानी हो गया 2 ग्राम, एक सल्फर, सल्फर 16 नंबर पे आता, 16 दूनी 32 ग्राम, और ऑक्सीजन 4 होता है, एक ऑक्सीजन 16 ग्राम, तो 16 चौके 64 ग्राम। इन सबको आप जोड़ दोगे ऐसा करके तो 4 2 6, 6 2 8 और ये 6 3 9, 98 ग्राम आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इक्विवेलेंट मास हम H2SO4 का निकालेंगे तो कैसा निकलेगा, तो ये जो 2H प्लस आया है ना, हेलो 2H प्लस, कैसे हो, ठीक हो ना, तुम ही तो हो एन फैक्टर। यहाँ पर ये क्या, ये इसका एन फैक्टर है क्योंकि एसिड है, यहाँ पर ये इसका एन फैक्टर है क्योंकि एसिड है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर 98 ग्राम और नीचे 2, ए भैया 1 ऊपर चले जाए यार, तो ये 2 से 8 घटेंगे 49, यानी कितना आ गया 49 ग्राम आ गया। सो यहाँ से हमने सीखा कि कैसे HCl यानी एसिड का निकाला जाता है। आइए अब ये हमने बेस वाले पे काम करते हैं। तो मैंने क्या बोला बेस वाले में, मैंने बेस वाले में बोला कि सर आपने ये बोला है कि जो बेस होगा उसका OH, ये आपने बोला जो OH की संख्या होगी टूटने के बाद, दैट इज द बेसिस एसिडिटी ऑफ बेस। तो कैसे इसको निकालते हैं ये जरा देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर निकालते हैं, यहाँ पर क्या निकालते हैं सर, यहाँ पर आइए बेस का निकालते हैं। तो ये लिखा है AlOH का होल ट्वाइस, ये लिखा है ना मैंने AlOH का होल ट्वाइस। जब ये ब्रेक करेगा तो कैसा ब्रेक करेगा, ये ऐसा ब्रेक करेगा, ऐसा ऐसा Al3 प्लस प्लस OH माइनस, चलिए थोड़ा बैलेंस कर दिया जाए, ये 3 है तो यहाँ 3 लिखना पड़ेगा आपको, कितना लिखना पड़ेगा 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये बैलेंस हो गया ना, पूरा बैलेंस हो गया ये। तो बैलेंस होने के बाद ये बिंदास तरीके से अपना ये मस्त हो गया, फिट हो गया, खुश हो गया। तो यहाँ पर कितना OH माइनस आ रहा है आपको 3 आ रहा है, तो ये इसका क्या कहलाएगा एन फैक्टर, ठीक, इसका एन फैक्टर कहलाएगा। अब देखिए अगर हम AlOH होल का ये निकालते हैं इक्विवेलेंट मास, तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी इस चीज की कि इसका हमें मोलर मास भी चाहिए। तो एल्युमिनियम जो होता है वो होता है 27 ग्राम, और यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 से करोगे 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 16 ग्राम, तो 16 या 48 ग्राम, और हाइड्रोजन कितना हो गया 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन 1 ग्राम, 3 हाइड्रोजन 3 ग्राम, सबको जोड़ दोगे ना भाई तो कितना आ जाएगा, देखो ये 27 और 3 30 हो गया, और 30 को जब 48 से ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा, यानी 78 ग्राम इसका मोलर मास आ गया। डैट मीन अगर यहाँ पर मुझे निकालना हो कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम, यहाँ पर AlOH का होल ट्वाइस होल थ्राइस, तो क्या हो जाएगा मोलर मास हो गया 78 ग्राम, और नीचे इसका जो एन फैक्टर आ गया वो कितना आ गया, कितना आ गया 3, ठीक। तो यहाँ से आप डिवाइड कर दोगे वो उसका जो है जो भी आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा, 7 दूनी 7 7 14 15, यानी कि आप देखोगे एक कट जाएगा, कितना 3 दूनी 6 और बाकी 3 6 18, ठीक, 26 ग्राम आ गया यहाँ पर, ये इसका एन फैक्टर आ गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो आगे है CaOH का होल ट्वाइस। तो CaOH का होल ट्वाइस जब ये ब्रेक करेगा भैया तो कैसा ब्रेक करेगा Ca2 प्लस, और ये कैसा ब्रेक करेगा OH माइनस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 है ये, तो ये वाला जो 2OH माइनस आया ना, यही तो है अपना एन फैक्टर। तो अगर ये अपना एन फैक्टर है बाबू, तो यह देखोगे इसका एक मोलर मास भी हमें चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ CaOH का होल ट्वाइस। तो जब यहाँ हम निकालेंगे तो कैसा कैल्शियम हो जाता है 40 ग्राम, कितना हो जाता है कैल्शियम 40 ग्राम हो जाता है कैल्शियम,
ऑक्सीजन आपको पता है यहाँ 2 हो गया, 2 का मतलब 16 दूनी 32 ग्राम, और हाइड्रोजन हो गया 2 ग्राम। तो सबको जोड़ दोगे ना यहाँ पे तो ये हो गया 34 ग्राम और 40 ग्राम, यानी आप देखोगे 34 और 40 कितना हो गया, 74 ग्राम आ गया ये। ठीक है, 74 ग्राम आ गया। और इसका एन फैक्टर कितना है, एन फैक्टर 2 हो गया। देखो इसका एन फैक्टर कितना है 3, इसका एन फैक्टर कितना 2। सो यहाँ से आप बता सकते हो कि CaOH के होल ट्वाइस का क्या होगा, क्या होगा। तो कैसे बताएंगे, ऐसे बताएंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ CaOH का होल ट्वाइस इज इक्वल टू, आप देखो मोलर मास ले लो 74 ग्राम ऊपर हो गया, और नीचे डिवाइड कर लो एन फैक्टर से, यानी 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, ये 2 तिया 6 2 सत्ते 37 ग्राम आ गया ये। तो इस तरीके से हमने ये भी सीख लिया कि ऐसे करके हम निकाल सकते हैं, किसका निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट मास। हमने देखो बेस का भी निकाल लिया, एसिड का भी निकाल लिया और एटम का भी निकाल लिया। अब अपने पास क्या है, इक्विवेलेंट मास निकालना है। किसका इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो हमें जो है इक्विवेलेंट मास निकालना है किस चीज का, बोलो भाई किस चीज का निकालना है। तो हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है सॉल्ट का। तो सॉल्ट का कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन। ठीक है, तो चलिए इसको जरा मिटा देते हैं और मिटा के बनाते हैं। देखो ये कुछ बेसिक चीजें होती है जो आपको आना चाहिए, अगर ये चीजें नहीं आएगी तो आप मार खा जाओगे, मार खा जाओगे ना, डिस्टर्ब हो जाओगे। देखिए NaCl, तो NaCl को जरा तोड़ के देखते हैं। NaCl जब इसको ब्रेक करेंगे तो ऐसा ब्रेक होता है, ये Na प्लस होता है और ये Cl माइनस होता है, यानी इस पे चार्ज आप देखिए कितना चार्ज है, 1 है। तो इसका जो N फैक्टर है वो कितना हो जाएगा, इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा, N फैक्टर हो जाएगा 1। हालांकि नेगेटिव वाले को भी देख के आप कर सकते हो, बशर्ते बैलेंस हो केमिकल, तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, इसका जो आप देखोगे मोलर मास, मोलिकुलर मास ये हो जाता है, देखो ये हो जाता है आपका कितना, 11 दूनी 22 23 ग्राम हो जाता है ये, और ये हो जाता है 35.5 ग्राम हो जाता है। जब इसको जोड़ोगे 0.5 साइड में कर दो, 5 3 8 और 58.5 ग्राम आ जाता है ये। तो यहाँ पर इसका जब निकालते हैं हम लोग इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl, तो क्या मिल जाता है यहाँ पर इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl। तो हमें क्या मिल जाता है, क्या मिल जाता है, ऊपर चाहिए क्या, मोलिकुलर मास यानी कि 58.5 ग्राम, और नीचे इक्विवेलेंट मास कितना हो गया, एन फैक्टर 1 हो गया, तो ये आ जाता है 58.5 ग्राम। सो लेट्स CaCl2 के निकालते हैं। तो CaCl2 कैसा ब्रेक करेगा, CaCl2 ब्रेक करेंगे तो ऐसा ब्रेक करेगा Ca2 प्लस, और ये कैसा ब्रेक करेगा Cl माइनस, तो ये 2 यानी 2 इधर कर दो आप, तो ये इस तरह से हो गया ये, यानी ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पर। चाहो तो स्ट्रक्चर वाइज भी देख सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो इस पे जो चार्ज कितना है, यहाँ चार्ज देख रहे हो ये 2 चार्ज है, तो 2 ही इसका क्या कहलाएगा, ये इसका एन फैक्टर कहलाएगा। सो अगर यहाँ पर देखो इसका मोलर मास अगर निकालना हो CaCl2 का तो कैसे निकालेंगे, कैल्शियम जो होता है वो हो जाता है 40 ग्राम, तो 40 ग्राम ये हो गया आपका, प्लस Cl2 एक होता है 35.5, जब 2 से गुना करेंगे 35 दूनी 70 71 71 ग्राम। सब इसको ऐड कर देंगे 7 4 11, यानी कि कितना हो गया ये, आप ऐसा जोड़ के देख लो ना, ये 1 हो गया और ये हो गया 7 4 111 ग्राम 111। इसका क्या आ गया, इसका मोलिकुलर मास आ गया। और एन फैक्टर क्या है, यही तो है एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर कितना आ गया, एन फैक्टर आ गया 2। देखो नेगेटिव में लोगे तो 2 लेना पड़ेगा वैसे भी। तो यहाँ कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर मोलर मास कितना ले लेंगे, कितना ले लेंगे, बोलो बोलो जल्दी बोलो, 111 ग्राम। वेरी गुड, और नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे। चलो पहली बार ऐसा आया डिवीजन, तो कितना आ जाएगा ये 2 5 10 2 5 10 55.5 ग्राम आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने सीखा कि किस तरीके से हम एन फैक्टर को निकाल सकते हैं। तो एन फैक्टर का यूज कहाँ पर होगा, यहाँ पे, तो यहाँ पर कहाँ पर एन फैक्टर का यूज होगा मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एन फैक्टर का जो यूज होगा आपको वो निकालने के लिए आएगा आपको ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि जब आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं तो यहाँ जरूरत पड़ता है। बोले सर इस किस चिड़िया का नाम है ये, अभी बताते हैं आपको किस चिड़िया का नाम है, पूरा मिटा देते हैं, पूरा का पूरा मिटा देते हैं। पता है केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कुछ भी हो, अगर इसको बड़ा मज़ेदार तरीके से पढ़ोगे ना इतना मज़ा आता है पढ़ने में, लेकिन बोरियत तरीके से पढ़ोगे बहुत बेकार लगेगा। हालांकि ये देखो ये चीज़ें समझने की चीज़ें, समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आई तो वो हार्ड, वो आपके लिए मुश्किल हो गया, हार्ड हो गया। तो आपसे मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपसे ये किस काम किस पर्पस में आएगा, तो आपको आएगा ग्राम इक्विवेलेंट, ऐसे बोलेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ऐसा आएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है,
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आता है। तो यहाँ पर हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं इज इक्वल टू, ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि आप याद करो, आप निकालते हो, कैसे निकालते हो, जैसे कि आप कोई मोल निकालते हो, तो मोल निकालने के लिए क्या करते हो आप, मोल निकालने के लिए क्या करते हो, अगर मान लो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल निकालना हो, नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या होता है गिवन मास, जो गिवन मास दिया जाता है, ठीक है, जनरली हम मास केवल लिख देते हैं, तो ये मास हो गया, और नीचे हम क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं। तो लाइक इसी की तरह ना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी पाया जाता है, ये भी एक चिड़िया का नाम है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए भी ऊपर सेम है, ऊपर मास होता है, ऊपर क्या होता है, मास होता है, और नीचे क्या होता है, नीचे आपका मॉलिक्यूलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास आ जाता है। क्या आ जाता है, इक्विवेलेंट मास आ जाता है। और अभी भी मैंने सिखाया ना कि कैसे इक्विवेलेंट मास निकाला जाता है, क्या सिखाया मैंने, अभी सिखाया मैंने कि इक्विवेलेंट मास यदि पता करना हो किसी का तो हमें क्या मालूम होना चाहिए, जल्दी बताओ क्या मालूम होना चाहिए, तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास, ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, देखो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास लिखना पड़ेगा, राइट, और नीचे क्या लिखना पड़ेगा, एन फैक्टर, जो एन फैक्टर चाहिए। तो यहाँ से अलग से हमें इक्विवेलेंट मास पता करना होता है, जैसे कि मोलर मास निकालना होता है। तो इस तरीके से यहाँ आप देखोगे एक चीज़, तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि जब आप इस डाटा को यहाँ पे पुट करोगे, इस डाटा को यहाँ पर पुट करोगे, एक है ना, एक ये बोलते हैं मैथमेटिकल एक फार्मूला है जिसको आपको करना आना चाहिए, सीखना आपको आना चाहिए। तो जब इस चीज़ को यहाँ पर पुट करोगे ना पूरा, तो कैसा पुट हो जाएगा, देखो मैं ब्लू मार्कर से करता हूँ ऐसा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखो ऊपर क्या है, मास है, ठीक है, अब नीचे देखो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास, और नीचे क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टर लिख सकते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, ये एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो जब ये एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा तो इधर साइड कर दो इसको, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई एन फैक्टर, ठीक है, एन फैक्टर हो गया। अच्छा इसको देख के इसको मिलाओ जरा, नंबर ऑफ मोल है कि नहीं है, यानी हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन, एन मतलब नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई एन फैक्टर। तो इस तरीके से एक रिलेशन आ जाता है यहां पे कि अगर हमें किसी का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए तो या तो डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल मालूम हो, अब भाई नंबर ऑफ मोल मालूम और एन फैक्टर हो, तो नाक को जो है ऐसे छुओ या ऐसे करके ऐसे छुओ, छुआ गया, अरे वाह मैंने छू लिया, तो जैसे ही छू लो तुम उधर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल वही सिस्टम में है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, इसको आप अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना मतलब ढंग से जरा लिखना उखना समझना, क्योंकि आगे ये काम आएगा। तो ये बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। आइए अब अपने चैप्टर पे आते हैं, है तो ये आपके ही चैप्टर का है, ऐसा नहीं कि चैप्टर के बाहर का है, क्योंकि ये नहीं आएगा तो चैप्टर की बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अब हम आगे चैप्टर को बढ़ाते हैं। सो चैप्टर में पढ़ना क्या है सर, चैप्टर में पढ़ना है सॉल्यूशन के बारे में। क्या पढ़ना है भाई, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो आइए थोड़ा समझते हैं सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी बता देता हूं, पहले सॉल्यूशन बनता कैसा है। तो सॉल्यूशन कहते हैं किसको हैं, तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है। क्या कंपोनेंट होता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। क्या होता है, सॉल्वेंट। ये आपने बेहतर तरीके से 9th-10th में स्टडी किया होगा या पढ़ा होगा। तो जो सॉल्यूट होता है वो क्या होता है, कम अमाउंट होता है इसका, और इसका क्या होता है, हाई अमाउंट होता है। तो ये होता है लो अमाउंट, मिनिमम अमाउंट, मिनिमम नहीं बोलेंगे, लो अमाउंट, कम अमाउंट में डाला जाता है ये। और जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, मच अमाउंट यानी हाई अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है ये। तो इससे एक अगर एग्जाम्पल समझना हो, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया वाटर और मैंने पानी में क्या घोल दिया, चीनी, शुगर घोल दिया। तो कितना घोलेंगे शुगर, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 10 चम्मच, 20 चम्मच, इतने तो घोलेंगे। तो इन दोनों को जब मिला देते हैं तो ये हमारा सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। बाकी सॉल्यूशन के बारे में डिटेल आपने पढ़ा होगा कि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इसके, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के। पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं। ये लाइट का स्कैटरिंग करते हैं, आपने पढ़ा होगा लाइट का क्या करते हैं,
क्योंकि बहुत नहीं, सॉरी, लाइट का स्कैटरिंग नहीं करते। चलो ये सब छोड़ो, लाइट का स्कैटरिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि देखो पार्टिकल छोटा है, सीधे लाइट टॉर्च मारोगे सीधा निकल जाएगा। इसको हटा दो आप, पार्टी सब छोड़ दो, ये सब हटा देते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया सॉल्यूशन के बारे में। फिल्टर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं शरबत घोल दिया फिर फिल्टर करोगे तो फिल्टर हो जाएगा। तो इसको जो बोलते हैं ये होता है सॉल्यूट होता है, और ये क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है, ये होता है होमोजेनियस सॉल्यूशन। क्या होता है होमोजेनियस सॉल्यूशन, तो वो सॉल्यूशन जिसमें अगर आप कोई चीज मिलाते हो, डिजोल्व करते हो, तो आपस में दिखता नहीं है, वो पता नहीं चलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन। और एक होता है इसका उल्टा अगर करोगे तो एक होता है हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन। हालांकि वो इसमें पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। एंड एक होता है हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन। तो जो आपका हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन होता है ना, हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन, इसका एग्जांपल होमोजेनियस सॉल्यूशन एग्जांपल लोगे तो ये है आपका नॉर्मल, ये शुगर वाटर, शुगर प्लस वाटर। और अगर हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन का एग्जांपल लोगे, जैसे कि आप सॉइल, मिट्टी ले लो, उसमें क्या डाल दो, पानी में डाल दो, तो आप देखोगे वो दिखता है वो। तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल के लिए देखूं, जैसे मैंने बना रखा था, ये देखो, ये दिख रहा होगा आपको, ये मैंने क्या लिया, हल्दी लिया है। तो पानी के अंदर हल्दी हमने डाला तो मुझे साफ साफ दिख गया। ये अभी मैं पढ़ा रहा था आपके NIOS का 10th का ही पढ़ा था, तो उसमें भी सॉल्यूशन था, तो घुला हुआ था, रखा हुआ था। तो देखो ये घुला हुआ है, इसका मतलब ये है, ये साफ साफ दिख रहा है कि इसमें हल्दी मिला हुआ है। डेट इज, ये क्या है, ये हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन है, होमोजेनियस सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाना होगा तो कैसा बनेगा, देखो नॉर्मल अगर होमोजेनियस सॉल्यूशन के बारे में बात करूँ तो आपकी मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो समझना इसको ध्यान से, ये मैं क्या कर रहा हूं भाई, देखो ये मैंने पानी लिया और इसमें ऊपर मैंने चीनी मिला दिया, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, डिजोल्व करूंगा। थोड़ा चीनी और ले लेता हूं ताकि मुझे पीने में शरबत मीठा आ जाए। और चीनी ले लिया जाए, और चीनी ले लिया जाए, ये देखो मैंने ले लिया। अब इसको डिजोल्व करते हैं। जब आपको डिजोल्व करते हो ना, तो डिजोल्व करने के बाद होता क्या है, ये कि जब हम डिजोल्व करते हैं इसको, तो आपस में ये पता चलता है पार्टिकल जो होते हैं लिक्विड के, उसके बीच में स्पेस होता है। तो बड़े आराम से जाके वो, भाई जैसे मान लो कि चलो कहीं पर जो है 200 कुर्सियाँ रखी हुई है, उसमें 150 लोग बैठे हैं, जहाँ तहाँ कुर्सियाँ खाली है, तो 50 लोग आके बैठ सकता है ना। तो उसी तरीके से इसके बीच में स्पेस होता है। अब स्पेस होता है तो ये सारे स्पेस को ले लेता है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। लिमिट है कि मतलब अगर मान लो मैं ज़्यादा चीनी डालता जाऊंगा और पानी का अमाउंट उतना ही रखूंगा और चीनी बढ़ाता जाऊंगा, तो एक समय आएगा जब ये घुलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब तक घुल रहा है ये, तब तक इसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब ये घुलना बंद कर देगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। घुल गया क्या, चलिए देखिए पूरी तरह से घुल गया, ये पूरा बढ़िया से घुल गया, वाह 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 क्या बात है। तो ये क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है ये। और अभी क्या दिख रहा है, होमोजेनियस। क्यों होमोजेनियस, क्योंकि चीनी घुलने पर लगी ना, इसमें चीनी घुला हुआ है, पर पीने पर तो पता चलेगा। क्या बात है। चलिए इस बहाने मुझे भी शरबत पीने का थोड़ा सा क्या हो गया, लाभ मिल गया। तो होमोजेनियस सॉल्यूशन समझ में आ गया, हेट्रोजेनियस। एक होता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहता है नो मोर सॉल्यूट, सॉल्यूट विल बी डिजॉल्व, अब ज्यादा डिजॉल्व नहीं होगा। और अनसैचुरेटेड क्या कहता है, क्या बात है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कहता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहता है जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है ना, सॉल्यूट विल डिजॉल्व, घुलेंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि सैचुरेटेड को, अगर मुझे सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड बनाना, जैसे मेरे पास दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं भाई, दो तरीके हैं। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। आपने अक्सर देखा होगा जो चाशनी बनती है, जो मीठे का चाशनी बनता है, उसको नीचे हीट दिया जाता है, गर्मी दी जाती है। क्यों, जब हम गर्मी देते हैं ना, तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होने लग जाते हैं। ये कहता है थोड़ा दूर तू हो जा, थोड़ा दूर तू हो जा। तो जब दूर हो जाते हैं तो मान लो कि 200 कुर्सियां रखी है, वो थोड़े दूर दूर लगाओगे तो बीच में और कुर्सियां ला के लगाई जा सकती है, स्पेस मिल सकता है। तो आफ्टर टेम्परेचर यदि आप बढ़ा देते हो ना, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हो, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, इनके बीच का स्पेस बढ़ जाता है, ये दूर 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 हो जाते हैं।
तो यहाँ पर आके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आके जो है ये पार्टिकल्स बड़े आराम से आके सेट हो जाएंगे। देख रहे हो, यहाँ 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 आराम से घुस जाएगा, और घुस के जहाँ एक एक घुस रहा था वहाँ तीन तीन चार चार घुस जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सैचुरेटेड को अगर अनसैचुरेटेड बनाना है तो टेम्परेचर बढ़ाना होगा, या एडिंग वाटर, या तो आप पानी को मिला दो, एडिंग वाटर, पानी मिला दोगे, पानी मिलाने की वजह से क्या होगा, अमाउंट बढ़ जाएगा, अमाउंट बढ़ जाएगा, स्पेस ज्यादा मिल जाएगा, आराम से घुल जाएगा। तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में मैंने बता दिया। आइए अब आपसे कुछ सवाल पूछता हूं मैं। सवाल नंबर 1, जब आप चाय बनाने के लिए मैं कहूंगा आपको, या आप जब कभी चाय या कॉफी बनाते हो तो आपसे क्या लोग पूछते हैं, ये थोड़ी पूछते हैं कि आपने कितना पानी डाला है, आपसे ये थोड़ी पूछते, आपसे पूछते हैं कितनी चाय पत्ती डाला है कि नहीं। अभी मैंने चीनी इसमें घोला तो मुझसे कोई नहीं पूछेगा कितना पानी मैंने लिया है, लेकिन मुझसे जरूर पूछेंगे कि चीनी कितना घोला है। तो कहने का मतलब जिसका अमाउंट कम होता है ना, उसी के बारे में लोग पूछते हैं। तो आगे से एक दिमाग में सेट हो गया कि अच्छा, साइंटिस्टों को ये लगा कि यार ये तो कोई सॉल्वेंट के बारे में तो कोई पूछता ही नहीं है। एक्चुअली सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन का एक हिस्सा है। अगर इस सॉल्यूट को हटा देंगे, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को आप हटा दोगे, चीनी पानी से चीनी को हटा दोगे, तो क्या बचेगा, सॉल्वेंट बचेगा। अरे भाई, जो सॉल्यूशन का 90% हिस्सा है वो तो सॉल्वेंट ही है ना, थोड़ा बहुत ही सॉल्यूट है। तो कोई नहीं पूछता है कि भैया और पानी कितना मिलाए हो, सब पूछते हैं कि चाय पत्ती कितना मिलाया है, वो पूछते हैं चीनी कितना मिलाया है। अगर आप दूध बनाते हो तो जिसकी मात्रा कम होती है उससे पूछा जाता है वो। तो इससे एक नया टर्म आता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या आता है मेरे भाई, हेलो बोलो मेरे साथ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब सॉल्यूशन का मेजरमेंट कैसे किया जाए, हाउ टू मेजर द सॉल्यूशन। तो मेजरमेंट करने के लिए हम ये देखते हैं कि भाई जैसे मान के चलो ये गिलास था मेरा, ठीक है, जो मैंने पानी पी गया, डकार गया, अंदर चला गया। तो इस गिलास में मान लो मैंने कितना ml सॉल्यूशन लिया है और इसमें कितना मैंने चीनी मिलाया है। अगर मुझे ये पता चल जाए तो उसका परसेंटेज मैं निकाल दूंगा, और उन्हीं परसेंटेज को निकालने के लिए हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे मास में होगा तो मास में ले लेंगे, अगर सॉलिड वॉल्यूम होगा तो ml में ले लेंगे, मोल्स की बात करेंगे तो हम मोल्स की बात करेंगे। तो डैट मीन, इसका मतलब ये हुआ कि कई तरह के फॉर्मूले हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को बताने का, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है। वो क्या है, हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से क्या पता चलता है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हमें सॉल्यूट के परसेंटेज के बारे में पता चलता है, राइट। तो आइए थोड़ा सा हम उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो आओ बच्चों, आगे हम सीखते हैं इसको। आगे जो है हम सीखते हैं कि किस तरीके से सॉल्यूशन में हम टर्म यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो लेट्स, यहां पर लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं यहां पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो भाई जब आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हो ना, तो जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, वो तो दिख ही नहीं रहा ये तो, सर थोड़ा नीचे लिखिए, कोई बात नहीं, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, हम यहां लिख देते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कोई ऐसा हार्ड नहीं है। देखो, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का मतलब होता है, ऐसा हम पढ़ते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप निकाल लेते हो ना, चाहे वो परसेंटेज में निकाल लो, चाहे बाई मोल निकाल लो, बाई फ्रैक्शन निकाल लो, जैसे भी निकाल लो, तो अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट निकालते हैं, यही वाला हमारा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आपके बुक में, आपके सिलेबस में क्या क्या तरीका है कॉन्सेंट्रेशन निकालने का, तो मैं वो सारे तरीके लिख देता हूं यहां पर। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूं यहां पे, और इसको ऐसे कर देता हूं, ठीक है, ऐसे कर देता हूं मैं, ताकि चीजें क्लियर। सबसे नंबर 1 जो है आपका, वो दे रखा है मास परसेंट। क्या दे रखा है, मास परसेंट दे रखा है। तो देखो, जब हम मास परसेंट की बात करते हैं ना, तो मास परसेंट में कहता है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास परसेंट कैसे निकलता है, तो ये निकलता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। कितना सिंपल है ना, मल्टीप्लाई 100, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है कि जब आप मास परसेंट निकालते हो, तो मास परसेंट में कहता है, जैसे भी चीनी मैंने लिया था, तो चीनी लिया था तो उसको मास में आप ले लो कि आपने सॉल्यूट कितना लिया है, और फिर पानी कितना है, सॉल्वेंट का मास,
फिर प्लस सॉल्यूट, दोनों को जोड़ेंगे तो सॉल्यूशन का आ जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो ये किसका आ गया, मास परसेंट आ गया। किसका मास परसेंट आ गया, तो ये हमें बताएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। जो दूसरा होता है वो होता है मोल फ्रैक्शन। बहुत ही प्यारा है मोल फ्रैक्शन, और शुरू से मुझे बड़ा ही इससे प्यार है, मोल फ्रैक्शन से बड़ा ही प्यारा है, बहुत सुखदायक है ये। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग जनरली एक्स से डिनोट करते हैं, वैसे तो जाई कहते हैं इसको, लेकिन चलिए एक्स ही समझाते हैं। इसको मैं एक्स लिख देता हूँ, जनरली एक्स होता है वो, बट एक अलग टर्म जाई होता है, बट अभी एक्स ही समझो आप। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, कहता है इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल कंपोनेंट ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। मान के चलते हैं एक सॉल्यूशन जो आपने लिया है, कैसा सॉल्यूशन लिया, कम से कम दो चीज तो होता ही होता है सॉल्यूशन में। क्या होता है, ये मान लो ए लिया प्लस बी लिया, जैसे मान चलो ये ले लिया मैंने सॉल्यूट, और ये मैंने क्या ले लिया, ये ले लिया सॉल्वेंट, ले लिया ना भाई। तो यहाँ पर आप देखोगे, एक ध्यान से देखोगे तो कैसा होगा, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे हम। एक तो एक्स ए का मोल फ्रैक्शन निकलेगा, और एक किसका ये मोल फ्रैक्शन निकलेगा, एक्स बी का मोल फ्रैक्शन निकलेगा। यानी कि यहाँ पर हमें पता करना है कि मोल फ्रैक्शन कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो अगर ए है तो ए के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल, और बी के लिए नंबर ऑफ मोल क्या होगा, तो ए के लिए नंबर ऑफ मोल हम लिख सकते हैं एन बी। भाई एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होता है, और ए के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, एन ए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ गया कि इसका बाय डेफिनेशन मोल फ्रैक्शन कहता है कि यदि आप एक से लिखते हो तो ये एक से कहता है कि जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल आप लिख दो। तो ये ए का नंबर ऑफ मोल लिख दिया, और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल जोड़कर, यानी एन ए प्लस एन बी। उसी तरीके से अगर यहां पर आपको एक्स बी निकालना है तो यहां पर आप ऊपर में क्या लिख दोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और यहां क्या लिख दोगे, एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो आपने नंबर ऑफ मोल्स ये मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। किसका मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, ए और बी दोनों का ही मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। अच्छा आप देखोगे इन दोनों को यदि आप सम करोगे, जोड़ोगे, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। देखो इन दोनों को जोड़ के देखो, एक्स ए प्लस एक्स बी जोड़ना जरा, तो देखो यहाँ देखोगे दोनों का एलसीएम तो वही है, एन ए प्लस एन बी, और ऊपर में क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। तो ये क्या हो जाते हैं, जब ये कैंसिल आउट हो जाते हैं तो आप देखोगे 1 आ जाता है। यानी हम बोल सकते हैं एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, या हम ये भी बोल सकते हैं एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। क्या पढ़ रहे हैं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे जो समझ में आ रहा है ना वो समझते चलो, जब अभी थोड़ा अटपटा लगेगा, बाद में लगेगा चटपटा। हम मोल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब कितनी हिस्सेदारी है आपकी। अब देखो चीनी को मैंने पानी में डिजोल्व करवाया था ना, तो कुछ तो फ्रैक्शन होगा चीनी का, बोलो होगा कि नहीं होगा। पानी का भी फ्रैक्शन है, वो अलग बात है कि 100% में 5% चीनी है, 95% पानी है, 2% चीनी है, 98% पानी है। तो इस तरीके से कुछ तो फ्रैक्शन होगा। तो ये जब हम मोल के टर्म में निकालते हैं ना, तो इसको मोल फ्रैक्शन वाले हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में इसको जानते हैं। चलिए आगे इसको और थोड़ा सा और बेटर थोड़ा सा समझाया जाए, आगे थोड़ा सा इसको और देखा जाए। तो आप देखोगे जब मोल को ब्रेक करोगे, मोल को अगर भी आप चाहो तो ब्रेक कर सकते हो। किस में ब्रेक कर सकते हो मोल को, तो मोल कैसे निकालते हैं, तो मोल निकालने का तरीका क्या होता है। देखो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल एन ए पता करना है तो एन ए कैसे निकलेगा, तो एन ए निकालने के लिए क्या लेना पड़ेगा, वेट ऑफ ए, और फिर नीचे क्या लेना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, यही लेना पड़ेगा ना। अगर आपको एन बी पता करना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, तो वेट ऑफ बी, और नीचे क्या लेना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी। तो ये मोल निकालने का तरीका है जहां आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के बाद जो टर्म आता है वो आपका आता है मोलारिटी। क्या आता है, मोलारिटी टर्म आता है। तो जब हम मोलारिटी की बात करते हैं तो मोलारिटी को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक, मोलारिटी भी एक कॉन्सेंट्रेशन यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताने का एक तरीका है। तो जब हम मोलारिटी की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, बस इतना ही होता है ये। तो ये m इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स किसका, ऑफ सॉल्यूट। तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं यानी n सॉल्यूट, ठीक है, और नीचे हम क्या लिखते हैं, वॉल्यूम इन लीटर। जो वॉल्यूम आप लेते हो ये लिखता है यहाँ पर लिखते हैं वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का चाहिए, सॉल्यूशन का चाहिए यहाँ पर, तो लिखते हैं वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का। ठीक है, वॉल्यूम किसका चाहिए, सॉल्यूशन का चाहिए। लेकिन ये किसमें, सावधान, लीटर में होना चाहिए। यहाँ लिख देता हूं मैं इन लीटर, ये फार्मूला कह रहा है इन लीटर में होना चाहिए। तो अगर ml वगैरह में होगा तो उसको लीटर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि 1000 ml इज इक्वल टू क्या होता है, 1 लीटर होता है। बोलो होता है कि नहीं होता। तो ये वाला चीजें आपको ध्यान देना है। तो यहां से आपका
क्या निकल जाता है, यहाँ से आप मोलारिटी पता कर सकते हो। और भाई सिंपल है भाई, नंबर ऑफ मोल्स का सॉल्यूट का तो यही फार्मूला लगाओगे ना, ऊपर वेट और मास का फार्मूला लगाओगे और बिंदास तरीके से इसको सोल्व करोगे। तो ये चीजें भी हो गई। अगला जो टर्म आता है आपका वो आता है मोलालिटी। क्या आता है, मोलालिटी का टर्म आता है। तो मोलालिटी जो होता है, ध्यान समझना, जो मोलालिटी होता है कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और मोलालिटी ही एक ऐसा आपका ये जो कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्यूशन बताने का फार्मूला है जिसमें पहली बार जो है हम सॉल्वेंट के मास की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, फर्स्ट टाइम हम ये बात करते हैं कि सॉल्वेंट कितना मास में है, और ऊपर मोल्स ही लेते हैं हम लोग। तो ये m इज इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहां हम ले लेते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन सावधान, किसमें, इन केजी में होना चाहिए, ये इन केजी में हम लेते हैं। आपको ये ध्यान देना किलोग्राम में होना चाहिए, बाकी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ भी आप फॉर्मूला अच्छे तरीके से जानते हो कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, 1 केजी होता है। ठीक, अरे ये सिंपल फार्मूला, चलो याद तुम्हें एक फर्स्ट, ये आपका मोलारिटी एक फर्स्ट ऐसा है जो आपका क्या होता है, एकदम से सॉल्वेंट के मास पे मतलब आ जाता है। एक और है नॉर्मालिटी। तो नॉर्मालिटी क्या होता है, जो कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नॉर्मालिटी दिख रहा है क्या मेरे बोर्ड पे, जी बिल्कुल दिख रहा है सर। तो नॉर्मालिटी कैसे निकालते हैं, तो ऐसे निकालते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और अपॉन वॉल्यूम इन सॉल्यूशन। वॉल्यूम वही सॉल्यूशन का ही हम लेंगे। तो आपने जो लिया है, आपने सॉल्यूशन का लिया है, तो यहां लेते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, और नीचे क्या लिखते हैं हम लोग, नीचे वॉल्यूम लिखते हैं सॉल्यूशन का। और ये भी ध्यान देना है कि ये लीटर में होना चाहिए। अगेन मैं बोल रहा हूं, ये लीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मेलिटी भी होता है, वो भी हम देख लेंगे। खैर इन सब की हम थोड़ा सा अगर बात कर लें, एक एट ए ग्लैंस अगर बात करें, तो आइए थोड़ा एक नज़र हम डालते हैं। जो आपका मास परसेंट है ना, हेलो, जो मास परसेंट है ना, मास परसेंट का फॉर्मूला था मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन। सो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मास की बात कर रहे हैं। तो जब हम मास की बात करते हैं, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में भी देखोगे तो हम क्या कर रहे हैं, ये देखो मोल फ्रैक्शन में सॉल्यूट, सॉल्वेंट, इस तरह की चीज़ों का हम लोग बात कर रहे हैं। मोल फ्रैक्शन हो गया आपका। उससे आगे जब हम बात करते हैं तो आप देखोगे उसके आगे आता है मोलारिटी और आता है मोलालिटी। एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, देखो यहां पर जो केजी में ना लिट्टी आपने खाया है कि नहीं खाया, आई डोंट नो। लिट्टी होता है, जो लिट्टी कैसे बनाते हैं वो गोल होता है वो। तो जो लिट्टी गोल होता है ना भाई, तो ऐसा गोल होता है, ऐसा देखो ये लिट्टी बन गया। यानी एम, तो स्मॉल एम जहां भी आएगा, लिट्टी 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 मोलालिटी, तो ये हो जाएगा लिट्टी जैसा समझना। अब देखो आप एक चीज समझना, जहां जहां वॉल्यूम का टर्म आएगा वहां वहां टेम्परेचर इफेक्ट करेगा, क्योंकि वॉल्यूम के बढ़ने से टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है, और टेम्परेचर के घटने से वॉल्यूम कम जाता है। इसका मतलब देखोगे जो मोलारिटी है, मोलारिटी में है, तो ये क्या होगा, टेम्परेचर से इफेक्ट होगा, ये टेम्परेचर से इफेक्ट होगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखोगे, कहाँ पर, यहाँ पर देखो मोलार, इसमें देखोगे तो नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखो नॉर्मालिटी में इफेक्ट हो जाएगा टेम्परेचर का। और कैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं, मैंने आपको सिखा दिया है ना, अभी वीडियो में सिखा दिया था मैंने। तो आपका यहाँ नो इफेक्ट है टेम्परेचर का। नॉर्मालिटी की बात करोगे तो यहाँ इफेक्ट हो जाएगा टेम्परेचर का, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम है यहाँ पर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वॉल्यूम है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। तो ये आपसे पूछेगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये आपसे पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा टर्म है जो टेम्परेचर पे मतलब इफेक्ट नहीं है। तो जैसे देखोगे, अच्छा मोल फ्रैक्शन देखो, तो मोल फ्रैक्शन भी जो होगा वो भी क्या होगा, नो इफेक्ट होगा मोल फ्रैक्शन का भी। इसका देखोगे मोल फ्रैक्शन नो इफेक्ट, क्यों नहीं नो इफेक्ट होगा, यहाँ तक कि मास परसेंट भी नो इफेक्ट में चला जाएगा, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो जहां पर भी वॉल्यूम वाला टर्म आएगा वहां पर आएगा। तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। तो जैसे आपका ऑप्शन में नॉर्मालिटी रहा तो उसको आप क्लिक कर देना, या मान के चलो मोलारिटी रहा तो वो टिक हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है मैंने आपको बताया। एक फॉर्मेलिटी बच रहा है, उसको भी हम थोड़ा सा आपको क्लियर कर देते हैं, और क्लियर करने के बाद एक रिलेशन भी हम सेट कर लेंगे नॉर्मालिटी के बीच में और इसके बीच में, आप ये क्या बोलते हैं, मोलारिटी के बीच में, कि इक्वेशन है उसको भी हम सेट कर लेंगे। फॉर्मेलिटी कहता है कि नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इन लीटर में होना चाहिए, बस इतना ही ये पूछता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ये। तो मैं थोड़ा सा स्पेस लेके यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं फॉर्मेलिटी एक बच गया है तो यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी क्या कहता है सर? तो फॉर्मेलिटी कहता है नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास। नंबर ऑफ ग्राम, जो फॉर्मूला होगा ना उसका फॉर्मूला मास आप निकाल देना, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, और बाकी नीचे वो जो होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? इन लीटर। तो ये फॉर्मेलिटी हो गया। एक रिलेशन आपसे पूछता है, रिलेशन कैसा पूछता है? तो रिलेशन पूछता है कि नॉर्मलिटी के बीच में और मोलारिटी के बीच में आप रिलेशन सेट करें। तो जब आपसे ये बोला जाता है कि नॉर्मलिटी और मोलारिटी के बीच में रिलेशन सेट करें, तो थोड़ा सा फोकस करके देखोगे तो ये है मोलारिटी और देखो ये है नॉर्मलिटी। इनके बीच में हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, हम चाहते हैं इनके बीच रिलेशन एस्टेब्लिश हो। तो कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश होगा? तो नॉर्मलिटी को थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा, नॉर्मलिटी को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, जिसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं और मिटाने के बाद हम रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। तो टोटली मैं मिटा देता हूं, चलो इतना ही मिटाते हैं इधर का, इधर हमारा काम हो जाएगा, तो हम इधर ही इतना मिटा देते हैं। तो भाई जब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपके सामने लिखा है ना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, और नीचे क्या लिखा है? सॉल्यूशन इन लीटर लिखा है। तो चलिए एक नज़र यहाँ पर लिख देते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ऊपर में क्या था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, और नीचे हमने क्या लिया था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो मेरी बात ध्यान से समझो, यही है ना? चलिए अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकाला जाता है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अभी थोड़ी देर पहले आपने सीखा है कि कैसे मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट निकाला जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि अगर आपको पता करना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्या पता करना है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए क्या चीज? मास, और नीचे क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास, वेट बोल सकते हो, मास बोल सकते हो, इक्विवेलेंट वेट बोल सकते हो, इक्विवेलेंट मास या वेट दोनों ही बोलते हैं। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है? तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला ये होता है इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, क्या मैंने सिखाया था? ऊपर क्या था? मॉलिक्यूलर मास, और नीचे क्या था? एन फैक्टर। और अलग अलग एन फैक्टर अलग अलग सिखा चुका हूं मैं कि जैसे अगर आइटम होगा तो उसका वैलेंसी होगा, बेस में OH माइनस देखोगे, एसिड में H प्लस देखोगे, तो ऐसे मैंने सारा सिखा दिया है ना आपको। तो अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सेट करते हैं, सबको थोड़ा डालना शुरू करते हैं। तो अगर इन सबको डालना शुरू करोगे तो देखो, अगर इसमें फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में इसको इसमें पुट करके देखो, तो जब इस टर्म को इसमें पुट करोगे तो कैसा आ जाएगा? जब इस टर्म को इसमें पुट करोगे, यानी ये वाला हिस्सा जो है ये नीचे है, देखो ये नीचे है, इसमें पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो ऊपर है मास और नीचे इसकी जगह क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, यही आ जाएगा ना भाई। इसको और सीधा करके लिखेंगे तो कैसा आ जाएगा? ये मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास और मल्टीप्लाई एन फैक्टर। बोलो होगा कि नहीं होगा? बोले हाँ सर ये तो होगा। तो हमने जब इस चीज को यहां पर पुट किया तो ये ऐसा निखर के आया, यानी कि ये इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इसको, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को, चलो इस चीज को यहीं पर रहने देते हैं, आगे थोड़ा इसको हम चलो लिख ही देते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई क्या? एन फैक्टर। यानी इसको अगर रिप्रेजेंट हम करेंगे तो ऐसा होगा एन सॉल्यूट का मल्टीप्लाई एन फैक्टर, किसके बराबर निकला? तो नंबर ऑफ
ग्राम इक्विवेलेंट। अब जब इस चीज को आप कहां पुट करोगे, इस चीज को उठा के आप यहां पुट कर दोगे, नॉर्मलिटी में पुट कर दोगे। तो जब इसको नॉर्मलिटी में पुट करोगे तो कैसा हो जाएगा, ये वाला हिस्सा वहां पर चला जाएगा ना। तो चलिए वहां पर भी लिख के देखते हैं, अभी जगह है अपने पास। तो नॉर्मलिटी n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसका क्या लिख सकते हैं, n सॉल्यूट मल्टीप्लाई n फैक्टर, और नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही है ना। और आप देखो एक चीज आप ध्यान से देखोगे तो ये जो नंबर ऑफ सॉल्यूट और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये वाला जो हिस्सा है यही तो है अपना मोलारिटी, यही तो है अपना मोलारिटी। मैच कर गया ना, कैपिटल M है, यही तो है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो कैसा बन जाएगा ये, अगर हम इसको ऐसा लिखेंगे भाई तो ऐसा बन जाएगा, देखो कैसा बन जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा, m हो जाएगा ये वाला, ये हिस्सा क्या हो गया, m हो गया मल्टीप्लाई n फैक्टर। तो एक रिलेशन हमने स्टेब्लिश कर लिया, कैसा रिलेशन स्टेब्लिश कर लिया, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाई n फैक्टर। ठीक है, ये रिलेशन हमने यहां पर निकाल के सेट कर लिया। तो ये चीजें जो थी हमने आपको सिखाया, बाकी आप इसमें विशेष ध्यान रखना। चलिए यहां तक मैंने सीख लिया है, मैंने क्या आपने भी सीख लिया है। आइए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो कितने तरह के सॉल्यूशन होते हैं जरा इसकी बात करते हैं। तो कंप्यूटर महाराज जी स्क्रीन पे दिखाया जाए, तो बच्चों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप देखो कई तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है गैसियस सॉल्यूशन, एक होता है लिक्विड सॉल्यूशन, और एक होता है सॉलिड का सॉल्यूशन। तो जो गैसियस का सॉल्यूशन है ना, इस गैसियस को सॉल्यूशन में आप ध्यान से देखो तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि यहाँ पर गैस इन गैस, यानी कि गैस सॉल्यूट है और सॉल्वेंट भी गैस है, यानी गैस को गैस में मिलाया गया है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो है एयर या मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2 गैसेस। जैसे O2 और N2 गैसेस को मिलाते हैं तो देखो आप देखोगे कि N2 गैस कम होता है और O2 गैस ज़्यादा होता है। तो जब मिलाते हैं तो जो कम है यानी N2 सॉल्यूट हो जाता है और O2 क्या हो जाता है, सॉल्वेंट हो जाता है। लिक्विड इन गैस, यानी अब देखोगे कि इसका जो सॉल्वेंट है गैस है, यानी गैस के अंदर लिक्विड मिला हुआ है। और ऐसा कहाँ होता है, ह्यूमिडिटी इन एयर, यानी हवा में क्या है, पूरा गैस है और उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इस डैट मीन ये हो गया कि गैस के अंदर लिक्विड मिला हुआ है। फिर आप देखोगे सॉलिड इन गैस, यानी कि सॉलिड गैस में मिला, यानी हमने तीनों में देखा कि सॉल्वेंट हमारा गैस ही है, बस सॉलिड को एक बार गैस ले लिया, एक बार लिक्विड ले लिया, एक बार सॉलिड ले लिया। तो जब हम सॉलिड को सॉलिड लेते हैं, जैसे कैम्फर, जिसमें कैम्फर का आपने वेपर देखा होगा, इन एयर या नाइट्रोजन को आपने देखा होगा, तो ये सॉलिड एक्चुअली होते हैं और ये क्या हो जाते हैं, गैसेस बनते, सीधा गैस बन के गैस में ही मिक्स हो जाते हैं, पर होते ओरिजिन में क्या है, सॉलिड ही होते हैं। चलिए उसके नीचे आपको दिख रहा होगा लिक्विड सॉल्यूशंस। तो लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें देखोगे गैस इन लिक्विड लिखा है। तो गैस इन लिक्विड का मतलब हो गया कि अब की बार हम क्या करेंगे, हमारा सॉल्वेंट जो है लिक्विड ही होगा और बारी बारी से हम सॉलिड बदलते जाएंगे। एक बार हम गैसियस लेंगे, एक बार सॉलिड लेंगे और एक बार लिक्विड लेंगे। तो जब हम अपना सॉलिड को गैस लेते हैं तो सोडा वाटर आप देख लो, पानी के अंदर जो है ये देखते हो ना कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, या नॉर्मल वाटर भी देखते हो जिसमें मछली वगैरह कैसे जिंदा रहती है, सांस लेती है ना, ऑक्सीजन चाहिए ना उसे, तो पानी के अंदर ऑक्सीजन मिला हुआ है। फिर आप देखोगे लिक्विड के अंदर लिक्विड मिला हुआ है, अल्कोहल, जैसे इन डिजॉल्व एल्कोहल को क्या करते हैं, एल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर, पानी के अंदर आप एल्कोहल को मिलाते हैं, शराब को मिलाते हैं। वाह वाह सर मज़ा आ गया। अरे आपके लिए कोई मज़ा नहीं है, शराबियों के लिए, आप लोग अच्छे हैं। आज सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं, मतलब लिक्विड में सॉलिड मिला है, यानी शुगर या कॉमन साल्ट वगैरह डिजॉल्व कर देते हैं हम लोग वाटर में, ये हो गया आपका। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट सॉलिड सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं, यानी कि हम अपना सॉल्वेंट जो होगा वो सॉलिड ही होगा, बट सॉलिड को हम बदलते जाएंगे। एक बार हम क्या ले लेंगे, एक बार सॉलिड ले लेंगे, एक बार गैसियस ले लेंगे, एक बार लिक्विड ले लेंगे। तो जब गैसियस लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। अब देखोगे सॉलिड के अंदर गैस भरा होता है, पैलेडियम में कौन सा गैस भरा होता है, तो हाइड्रोजन गैस भरा होता है। और अगर आप बात करते हैं लिक्विड इन सॉलिड की, यानी सॉलिड के अंदर लिक्विड होता है, जैसे अमलगम ऑफ मरकरी सोडियम वगैरह होता है ना, तो उसमें क्या करते हैं लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको हम लोग
क्या करते हैं, मरकरी आपको पता है ना लिक्विड फॉर्म में होता है, एक ऐसा मेटल है जो कमरे के ताप पे लिक्विड फॉर्म में होता है, रूम टेम्परेचर पे, तो इसको मिलाते हैं अमलगम बन जाता है। सॉलिड और सॉलिड की बात करते हैं तो बहुत सारे एलॉय जैसे ब्रास हो गया, जिसमें क्या होता है, कॉपर में जिंक मिला हुआ होता है, कॉपर सॉल्वेंट होता है, जिंक सॉल्यूट होता है, और एक ब्रॉन्ज होता है, टीन इन कॉपर, यानी कॉपर की मात्रा ज़्यादा होती है, कॉपर सॉल्वेंट होता है, और टीन क्या होता है, टीन होता है सॉल्यूट होता है। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ तक सीखा। कंप्यूटर महाराज जी स्क्रीन पर से हटा दिया जाए। तो बच्चों यहाँ तक हमने चीज़ें सीख लिया और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने पेशेंस बनाए रखा, और पूरा का पूरा ये जो मेहनत है अभी रात के लगभग मान के चलो 12 साढ़े 12 बज रहा है, और एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, चूंकि मेरा रेगुलर क्लासेस चलता है, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के केवल हम आपके लिए जो है हम इस तरह से वीडियो बनाते हैं, और आपको ये एहसास नहीं होने देते हैं कि आप जो है किसी यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, हमेशा दमदार और जोशीले अंदाज में बेटर करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पूरा डेडिकेशन है केवल और केवल आपके लिए है, और हमारा उद्देश्य भी यही है कि आपका बेटर रिजल्ट हो। क्योंकि जब मुझे बड़ा दुख हुआ ये जानकर कि जो केमिस्ट्री है या फिजिक्स का भी मैं वीडियो डालूंगा, पहले केमिस्ट्री से निपट लूँ थोड़ा सा, तो ये जो चीज़ें सिलेबस NIOS का ये कहीं अवेलेबल नहीं है। डैट मीन अगर मेरे पास नॉलेज है, मैं कुछ कर सकता हूं आपके लिए, तो मैं पूरा जान आपके लिए हाजिर है। तो इसी के साथ अपने इस पार्ट को यहीं पर हम पड़ाव देते हैं, और अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा भी मनोबल बढ़ता है। लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताएं कि क्या आपके डाउट रह गए हैं, क्या चीज़ें समझ में नहीं आई है, या जो चीज़ बहुत अच्छी लगी है तो भी आप डाउट सेक्शन में जाकर हमें बता सकते हैं। इससे हमारा मोटिवेशन हाई होता है, हमें एनर्जी मिलती है कि एक्स्ट्रा टाइम में भी, जो टाइम हमारा अब जैसे पहले इस टाइम में मूवी देखा करता था, या इस टाइम में थोड़ा फैमिली को टाइम दिया करता था, इस टाइम में थोड़ा सा और अच्छा काम, उस समय को निकाल कर हमने हटाकर, दिन दुनिया को हटाकर कंप्लीटली मैं केवल आपके लिए डेडिकेटेड हूँ और आपके लिए ही सारा काम कर रहा हूँ। तो इसी के साथ इस पड़ाव पर ही अपने वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में, जिसमें हम हेनरी लॉ के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे लॉ के बारे में पढ़ेंगे, और बड़े ही मजेदार सवालों के जवाब ढूंढेंगे कि पहाड़ की ऊंचाई पे जाने पर क्यों सर दर्द होने लग जाता है, कई लोगों की मौत हो जाती है, समुद्र के नीचे गहराई में जाने पर गैस सिलेंडर में कौन कौन सी गैसें होती हैं, उसमें क्या और कौन सी गैसें सही है, कौन सी गैसेस नहीं सही है, कोको कोला या थम्स अप कोल्ड ड्रिंक में क्यों अंदर से गैसेस बाहर निकलती है, ये तमाम जानकारी जो है अगले पड़ाव में, अगले पार्ट में मिलेगा, जब मैं एप्लीकेशन आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, तमाम चीज़ें जो है हेनरी लॉ वगैरह से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहिए, मेहनत करते रहिए, और समय से अपना काम करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।